Hello, friends. How are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share, and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो है टैक्सेशन 1 और उसमें यूनिट नंबर 3 का एक चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल गेन्स। और कैपिटल गेन्स के साथ साथ आपको प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन ये भी चैप्टर यूनिट नंबर 3 में ही मिलेगा। ये दोनों चैप्टर एक दूसरे के और में भी जा सकते हैं और दोनों के सम 7-7 मार्क्स में साथ में भी आ सकते हैं। सो वी नेवर नो कि एमकॉम सेमेस्टर 3 की पेपर टाइप प्रॉबेबली इस साल क्या रहेगी। तो आपको यूनिट नंबर 3 में 2 चैप्टर करना है, दैट इज कैपिटल गेन्स एंड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कैपिटल गेन, राइट। चलिए तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझना स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर कैपिटल गेन को समझना है तो सबसे पहले हमें मीनिंग समझना पड़ेगा कैपिटल असेट का। यानी कि कैपिटल असेट बेचोगे, उसको ट्रांसफर करोगे तभी आपको कैपिटल गेन अराइज होगा। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझने जा रहे हैं, मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट। तो भाई कैपिटल असेट क्या है? कैपिटल असेट का शॉर्ट एंड स्वीट मीनिंग, कैपिटल असेट मीन्स प्रॉपर्टी एनी काइंड held by assessee whether or not connect with his business and profession. The definition states very clearly that capital assets includes all kind of property, movable, immovable, tangible और intangible और फिक्स्ड। देखो यहाँ पे कैपिटल असेट का मीनिंग क्या बताया है। कैपिटल असेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय असेसी। हेल्ड का मतलब होता है जाड़वी राखू, जो उनकी मालिकी में होता है, यानी कि उसके ओनरशिप असेसी की होती है। असेसी यानी कि टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है उसकी ओनरशिप में रखी हुई कोई भी प्रॉपर्टी को आप क्या कह सकते हो, कैपिटल असेट। भले फिर वो उसके बिजनेस या प्रोफेशन के साथ जुड़ा हुआ हो या ना हो, हाँ, वेदर और नॉट विथ कनेक्ट विथ हिज बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो डेफिनेशन आपको क्लियरली बता रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी यानी कि वो मूवेबल हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। इमूवेबल जैसे कि बिल्डिंग एंड लैंड है, हाँ, उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, तो वो भी आपके लिए कैपिटल असेट है। टेंजिबल आप देख सकते हो। इनटेंजिबल यानी कि गुडविल जैसी प्रॉपर्टी भी आपकी कैपिटल असेट है, हाँ, गुडविल को भी इन्होंने कैपिटल असेट कंसिडर किया हुआ है। फिक्स्ड जो कहीं पे आप नहीं ले जा सकते हो, फिर ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसको हम क्या कह सकते हैं, कैपिटल असेट, राइट। चलिए तो उसके एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मैंने 2-3 समझाए आपको। शेयर्स है, ज्वेलरी है, हाउस है, लैंड है, ये सारी आपकी कैपिटल असेट हो सकती है। शेयर्स यानी इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, जो एक टाइम पे आपने खरीदे हो, दूसरे टाइम पे आपको उसको बेच रहे हो, तो दैट इज़ योर कैपिटल असेट। फिर ज्वेलरी है, हाँ, आपका गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ऐसी कोई भी चीज़ है जो कीमती आपके पास है तो वो भी कैपिटल असेट आप कंसिडर कर सकते हो। हाउस आपका घर, जो एक टाइम पे आपने खरीदा हो, दूसरे टाइम पे वो बेच रहे हो। लैंड जैसी प्रॉपर्टी है जो आपने पहले खरीदी हो और फिर वो ज़मीन का भी सौदा कर रहे हो, बहुत सारा प्रॉफिट, मुनाफा, गेन अराइज होगा, तो उसको भी कैपिटल असेट कंसिडर किया जा सकता है, राइट। तो कोई भी प्रॉपर्टी जो असेट की ओनरशिप में वो कैपिटल असेट है। तो अब हमें ये भी समझना है कि भाई कैपिटल असेट में कौन सी चीज़ें नहीं आएगी। एक्सेप्शन ऑफ कैपिटल असेट यानी वो कैपिटल असेट नहीं कहलाई जाएगी। तो उसमें सबसे पहला है एनी स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, स्टॉक इन ट्रेड यानी कि आपके पास पड़ा हुआ स्टॉक किस चीज़ के लिए, कंज्यूमेबल स्टोर। आप कोई छोटा मोटा जनरल स्टोर चला रहे हो मान लो, और उसमें आपके पास जो गुड्स रखा हुआ है ना, वो तो आपने सेल करने के लिए रखा है, तो वो आपके लिए कैपिटल असेट नहीं कहलाएगी। ये तो आपको पता ही होगा कि जो बिजनेस के लिए या फिर आप जो धंधा कर रहे हो, आप जो बिजनेस छोटा मोटा चला रहे हो, उसमें आपने जो स्टॉक रखा है वो आपकी कैपिटल असेट बिल्कुल नहीं है। कोई रॉ मटेरियल, सपोज आप उसको प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हो, तो वो भी आपके लिए कैपिटल असेट नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल आपने बाहर से परचेस किया होगा, फिर उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो वो भी कैपिटल असेट नहीं है। दैट मीन्स स्टॉक इन ट्रेड वो आपके लिए कैपिटल असेट नहीं है। दूसरा है वो है पर्सनल इफेक्ट्स, दैट इज टू से movable property includes wearing apparel and all types of vehicles and furniture held for personal use by assessing।
फॉर एग्जाम्पल कार। देखो पर्सनल चीज़ें जो आप आपके घर में आप रख रहे हो, सबसे पहला उन्होंने बताया वेयरिंग अप्रेल, यानी कि आप जो कपड़े पहनते हो, क्लोथ्स आपके, तो वो तो आपकी पर्सनल आइटम हुई, उसको भी कैपिटल असेट कंसिडर नहीं किया जाता। व्हीकल, आपके पास कार हो, मोटर व्हीकल हो, वो भी आपकी कैपिटल असेट नहीं कहलाएगी, वो आपके पर्सनल यूज़ के लिए। आपका घर का कोई फर्नीचर हो, जैसे कि सोफ़ा है, हाँ टीवी है, रेफ्रिजरेटर जैसी आइटम है, एसी है वगैरह, वो चीज़ें भी कैपिटल असेट में कंसिडर नहीं की जाएगी, क्योंकि वो आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें कैपिटल असेट नहीं है। अभी भी इसमें 2-3 और है जिसके नाम भी हम जानेंगे। फिर उसके बाद कौन सी चीज़ें अभी भी कैपिटल असेट नहीं है, उसमें नेक्स्ट आएगा एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया विच इज़ नॉट एन अर्बन एग्रीकल्चर लैंड मीन्स अ रूरल लैंड, यानी कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, हाँ, जो आपके अर्बन एरिया में नहीं बट दैट मीन्स रूरल एरिया में भी है, तो वो आपके लिए कैपिटल असेट कंसिडर नहीं की जाएगी। आप उसको बेच रहे हो तो वो कैपिटल गेन नहीं है। चलिए फिर उसके बाद 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स एंड 6.5 डिफेंस बॉन्ड्स। अगर आपके पास गवर्नमेंट के ऐसे कोई बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट ऐसे बॉन्ड्स इश्यू कर रही है और आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आपने एक टाइम पे वो बॉन्ड्स खरीदे थे और दूसरे टाइम पे उसको बेच रहे हो, हाँ, डिफेंस बॉन्ड्स होते हैं, वो लोग गवर्नमेंट इश्यू करते हैं, तो ऐसे ही 6.5% वाले अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो तो वो भी आपके लिए कैपिटल असेट कंसिडर नहीं किए जाएंगे। स्पेशल बैरर बॉन्ड्स 1991 इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी एक तरह का एग्जांपल ही आपके लिए कि 1991 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल बैरर बॉन्ड्स है वो इशू किए थे, वो भी आपके लिए कैपिटल असेट नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स इशूड अंडर द गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, यानी कि अगर आपके पास ऐसी स्कीम में अपने पैसे डिपॉजिट किए, आपने बॉन्ड्स खरीदे उसमें भी, हाँ, और फिर उसको बेच रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट कंसिडर एज अ कैपिटल असेट। ये सारी चीज़ें ऐसी थी जो कैपिटल असेट में कंसिडर नहीं की जा रही थी। अब हमने मीनिंग समझ लिया है कैपिटल असेट का, तो अब हम हमारे चैप्टर का मीनिंग समझने वाला है, द मीनिंग ऑफ कैपिटल गेन। भाई कैपिटल गेन क्या है, तो इसका तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है। अगर आपने कैपिटल असेट समझ लिया है तो देखो 2 लाइन का मीनिंग, any profit or gain arising from transfer, we can say sale of capital asset, is called capital gain. Previous year gain is chargeable to income tax under the head capital gain. देखो यहाँ पे क्या समझाया गया है आपको कि कोई भी प्रॉफिट या गेन अराइज होता है फ्रॉम ट्रांसफर और सेल ऑफ कैपिटल असेट। भाई कैपिटल असेट बेचने से आपको जो प्रॉफिट या गेन अराइज होता है दैट इज अवर कैपिटल गेन। पर असेट कौन सी होनी चाहिए भाई, कैपिटल असेट होनी चाहिए। सेल करने से आपको क्या मिलना चाहिए, प्रॉफिट मिलना चाहिए। इसका मतलब सेल करना भी ज़रूरी है ना, जब तक आप असेट बेचोगे नहीं तब तक आपको गेन कैसे होगा। तो डेफिनेशन हमें बहुत कुछ बता रहा है छोटा सा पर बता बहुत कुछ रहा है, जैसे कि असेट आपकी कैपिटल होनी चाहिए, उसको ट्रांसफ़र यानी सेल किया होना चाहिए, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम कैपिटल गेन कह सकते हैं, राइट। और जो प्रीवियस ईयर का कैपिटल गेन होता है वो टैक्सेबल है। आपको पता है कि हम टैक्सेशन में अभी असेसमेंट ईयर में प्रीवियस ईयर का गेन वगैरह सब कुछ प्रीवियस ईयर का काउंट कर रहा है। क्लियर? चलिए अब कैपिटल गेन अगर हमें समझ लिया है तो नेक्स्ट चीज़ हम उसमें आगे समझने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट। वी कैन से टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन। असेट जितनी तरह की है उतने ही हमारे गेन होंगे और वो मेनली 2 तरह के हैं। सबसे पहला ए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। तो पहली असेट है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट। उसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। कैपिटल असेट विच इज हेल्ड बाय असेसी फॉर लेस देन 36 months on the date of transfer is called short term capital assets. Such profit arises from transfer of capital asset is called short term capital gain. देखो यहाँ पे मीनिंग ये समझाया गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट किसको कंसिडर करोगे, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो असेसी ने लेस देन 36 मंथ यानी कि 36 महीने से कम, उससे कम, हाँ 36 से कम महीने के लिए अपने पास रखा हो
तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगी। मतलब जब से उसको खरीदा है तब से लेके 36 मंथ तक अपने पास रखा हो तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म है। ये रूल्स आगे अभी लास्ट में मैं और भी समझाऊंगा। 36 की जगह पे कुछ असेट शॉर्ट टर्म के लिए 24 मंथ का भी रूल है और 12 मंथ का भी है, यानी 1 साल का भी रूल है। अब साल में रूल नहीं है, 1 ईयर का भी है, 2 ईयर का भी है, 3 ईयर का भी है, पर ये लोग मंथ में ही कंसिडर करेंगे, हमें ईयर में कंसिडर नहीं करना है। तो 36 मंथ, 24 मंथ एंड 12 मंथ। कुछ असेट ऐसे भी है जो 12 महीने से कम पीरियड के लिए अपने पास रखा हो तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म हो जाएगी। आगे मैं उसका लिस्ट अभी दिखाने वाला हूँ। सो 36 से कम हो तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी, और ऐसी असेट बेचने से आपको जो गेन होगा वो कहलाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट स्लाइड में वही समझने वाले हैं आपका दूसरा कैपिटल असेट, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट का सबसे पहले मीनिंग, a capital asset which is held by assessee for more than 36 months is called long term capital asset. Such profit arises from transfer of capital asset is called लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखो, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 36 मंथ या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए अपने पास रख रहे हो तो वो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो जाएगी, और ये असेट बेचने से आपको जो फ़ायदा होगा वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। अब यही रूल 24 मंथ के लिए भी है और 12 मंथ के लिए भी है। क्लियर? तो अब वही चीज़ समझने वाले हैं एक्सेप्शन में। एक्सेप्शन में देखो, अब ये मंथ के अलग अलग रूल्स आएंगे। In case of equity share, preference share, various securities listed in registered stock exchange in India, units of UTI, Unit Trust of India जिसको बोला जाता है, and mutual fund will be considered as short-term capital asset if they are held for not more than 12 months, and for unlisted shares, land and building 24 मंथ इज कंसिडर। देखो यहाँ पे दो अलग अलग रूल समझाए गए हैं। पैराग्राफ हमें ये बताना चाह रहा है कि जो 36 की जगह पे अगर 12 महीने से कम या 24 महीने से कम ऐसी कौन सी असेट है जो हम अपने पास रखें तो वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी। 12 महीने से कम और 24 महीने से कम ऐसी असेट है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और कोई भी ऐसी लिस्टेड सिक्योरिटी, हाँ, लाइक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो आप इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, तो जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ध्यान रखना लिस्टेड सिक्योरिटी, ऐसी लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए कितने मंथ का रूल है? 12 मंथ का। अगर वो 12 महीने से कम पीरियड के लिए अपने पास रखा है तो वो शॉर्ट टर्म। ऐसा ही एक नया रूल आपके पास है 24 मंथ का, हाँ 24 महीने, यानी कि आप कह सकते हो 2 साल, पर रूल मंथ में है। तो 24 महीने में कौन कौन सी चीज़ें आएगी? अनलिस्टेड शेयर्स, चलो जिसका स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है ऐसे शेयर्स, और फिर लैंड है, बिल्डिंग है, ऐसी चीज़ों को लैंड या बिल्डिंग आप कह सकते हो हाउस, हाँ लैंड है, ज़मीन, घर, बिल्डिंग यानी कि आपका घर आ गया, तो वो सारी चीज़ों को आप 24 मंथ का रूल लगाओगे। मतलब उसमें सिर्फ 3 है, लिस्टेड है, शेयर्स है, लैंड है, बिल्डिंग यानी कि घर है, वो 3 चीज़ों के लिए 24 मंथ का रूल है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये असेट आपको पता होना चाहिए कि कौन सी असेट है और उसको उस मंथ के हिसाब से आपको कंसिडर करना है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। सबसे पहले आपको कैपिटल गेन में यही चीज़ आनी चाहिए कि भाई असेट है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है या शॉर्ट टर्म है, क्योंकि उसका कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होगा। समझ में आ रहा है? और अगर आपको सम में ये नहीं बताया गया है कि शेयर्स जो है वो लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, तो उसको क्या समझोगे आप? लिस्टेड, यानी कि वो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, क्योंकि अगर अनलिस्टेड होते तो आपको बताया गया होता। क्लियर? समझ में आ रहा है? जब सम में आपको ना बताया गया हो कि शेयर लिस्टेड है या अनलिस्टेड है तो उसको लिस्टेड कंसिडर करोगे। चलिए, तो अब हम लास्ट अब देखने वाले हैं, जैसे हम चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, अब उसका एक छोटू फॉर्मेट भी देख लेते हैं। हाउ यू कैलकुलेट कैपिटल गेन, कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। सबसे पहले हम काउंट करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये फॉर्मेट आप याद रखोगे, पूरे चैप्टर में हमें काम आने वाला है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले हम 2 कॉलम वाले टेबल प्रिपेयर करेंगे, पर्टिकुलर एंड रुपीज़। सबसे पहले जो चीज़ वहाँ पे कंसिडर की जाएगी वो है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट मीन्स सेल वैल्यू ऑफ असेट। आपने चीज़ कितने में बेची है, आपका जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, सेल वैल्यू, असेट जितने में बेचा, सबसे पहले उसके शुरुआत होगी, फिर उसमें से लेस किया जाएगा
सेल्स एक्सपेंसेस और वी कैन से ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस, बेचने का खर्चा, अगर आपने सेल करते वक्त कोई खर्चा किया तो वो माइनस करेंगे, तो आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट आंसर दैट इज़ नेट सेल वैल्यू, NSV कहेंगे शॉर्ट में हमें उसको। नेट सेल वैल्यू आपको सबसे पहले मिल जाएगा क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब उसमें से डिडक्ट करने वाला है हम सबसे पहला कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज का कॉस्ट, पर उसको वर्ड यूज़ करना है हमें एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले माइनस होगा, राइट। फिर उसके बाद उसमें से माइनस होगा दैट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस है सब में तो उसको भी हम माइनस करेंगे। जैसे हाउस जैसी प्रॉपर्टी है, आपने उसको खरीदा, फिर उसके बाद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करवाया, फर्स्ट माला आपने कंस्ट्रक्ट करवाया, आपने कुछ और कंस्ट्रक्शन करवाया, तो हाउस जैसी प्रॉपर्टी में आपने इम्प्रूवमेंट करवाया है। ज्वेलरी में भी इम्प्रूवमेंट होता है, तो ऐसी चीज़ों में कोई इम्प्रूवमेंट करवाया तो वो भी माइनस करना है। मतलब सेल में से दो चीज़ें माइनस करनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज वेल एज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस। तो आपको एक और आंसर मिल जाएगा जो कि हमारा मेन आंसर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मिल गया, पर अब आपको पता है क्योंकि ये चीज़ पे अगर आपको गेन हो रहा है, हाँ मुझे उस पैसे पे टैक्स नहीं भरना है। अगर मुझे टैक्स ना भरना हो तो गवर्नमेंट ने आपको कुछ और भी फ़ायदे दिए हैं, जैसे कि अब हम जो डिडक्शन करने जा रहे हैं वो क्या है, देख लो। अंडर सेक्शन 54B, 54D एंड 54G के तहत आपको यहाँ से माइनस मिल सकता है। अगर मैं मेरा गेन कहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ तो वो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मुझे यहाँ पे 100% मिलेगा। और कैपिटल गेन में 54 वाले एजम्पशन बहुत सारे हैं, जिसमें से शॉर्ट टर्म के लिए 54B है, 54D है एंड 54G है। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ गेन के सामने तो वो मुझे माइनस मिल जाएगा, और जैसे ये माइनस करोगे आपको आपका फाइनल आंसर मिलेगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। क्लियर हो रहा है? तो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आपको ऐसा छोटा सा फॉर्मेट दिया गया है। चलिए, शॉर्ट टर्म के बाद अब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी पूरा फॉर्मेट देख लेते हैं। उसमें भी सेम टेबल में 2 कॉलम आएगी, पर्टिकुलर एंड रुपीज़। फॉर्मेट शॉर्ट टर्म से काफ़ी मिलता जुलता है। सबसे पहले हम वहाँ पे लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट मीन्स सेल वैल्यू ऑफ असेट। सबसे पहले असेट की सेल वैल्यू से शुरू करना है, उसमें से एज इट इज़ माइनस करना है सेल्स एक्सपेंसेस और वी कैन से ट्रांसफर एक्सपेंसेस अगर सब में दिए हो तो। फिर हमें आंसर फर्स्ट मिलेगा नेट सेल वैल्यू, जैसे आगे शॉर्ट टर्म में था वैसे ही। अब दूसरा उसमें से डिडक्ट करेंगे। अब यहाँ पे चेंजेस आएगा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का फॉर्मेट अब बदलेगा। देखो सबसे पहले हम क्या माइनस कर रहे हैं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आगे वर्ड आ गया इंडेक्स। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेस। आप परचेस को सीधा माइनस नहीं करोगे, उसको क्या अप्लाई करना है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, साल दर साल आपकी जो असेट या की चीज़ें की वैल्यू जो बढ़ती है कम होती है ना, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने इंडेक्स दिया होता है। हाँ, वो लोग गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि ये साल का इंडेक्स ये रहेगा, ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स जिसको आप बोलते हो। तो इंडेक्स आपको सब में दिया गया होगा। इंडेक्स अप्लाई करने के बाद हमें कॉस्ट एक्विजिशन को माइनस करना है। चलिए, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफ़र। उसके नीचे लेना है इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ परचेज। देखो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसको आपको ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स से मल्टीप्लाई करना है। उसके नीचे लेना है आपको परचेज ईयर का इंडेक्स, मतलब ऊपर सेल नीचे परचेज ईयर का इंडेक्स, राइट। तो ओरिजिनल कॉस्ट को ये मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा अगर सब में दिया है तो वो भी हमें कंसिडर करना है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस। अगर इम्प्रूवमेंट का खर्चा है तो वो भी माइनस करना है, कब, इंडेक्स अप्लाई करने के बाद। तो उसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ट्रांसफर अपॉन इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। जो साल आपने इम्प्रूवमेंट किया है उसको नीचे अपॉन में लेना है, ऊपर लेना है ट्रांसफर ईयर यानी सेल, सेल अपॉन इम्प्रूवमेंट, सेल अपॉन इम्प्रूवमेंट। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर मिलेगा। हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म अगर आगे जाए तो उसमें हमें आंसर मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पर आप जानते हो अगर मैं घर जैसी प्रॉपर्टी अभी के टाइम में बेचूँ तो मुझे बहुत सारा प्रॉफिट या गेन होगा, कम से कम लाखों रुपीज़ में उसमें फ़ायदा मिलेगा। क्या कोई भी एसएससी ये चाहेगा कि उसके लाखों रुपए में वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करे? बिल्कुल नहीं। तो वो लोग क्या करेंगे, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो जो सेक्शन का फ़ायदा आपको मिलता है ना, वो यहाँ पे समझना ज़रूरी है। यहाँ तक बच्चा इजीली पहुँच जाता है। हाँ, गेन काउंट करना है तो कोई भी बच्चा इजीली काउंट कर लेगा, पर अब आने वाली जो चीज़ है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से हम क्या डिडक्ट करेंगे,
कौन सी चीज़ों का हम फ़ायदा ले सकते हैं, दैट इज़ योर अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54F, 54ED, 54EC, ऐसे बहुत सारे सेक्शन हैं जो अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और अगर उसका आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका आपको ये सेक्शन का फ़ायदा 100% मिल सकता है। और ये माइनस करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा दैट इज़ टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और फिर उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल जाएगा। अगर आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ भी नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा, यानी कि आपके पास आपको कोई गेन पे टैक्स भरना नहीं हो सकता, राइट। तो ये फॉर्मेट था, ये आपको पता होना चाहिए और ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर? चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपके पास कैपिटल गेन हुआ है, अगर आपने कोई असेट बेची और उस पर बहुत सारा आपको गेन अराइज हुआ, प्रॉफिट अराइज हुआ, आप चाहते हो एज एन एसएससी, आप टैक्स पेयर हो, आप यही चाहोगे कि मैं उस रकम पे जो अमाउंट मैंने गेन किया है उस पर मैं टैक्स ना भरूँ, तो है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस आपको दिए गए हैं जो कहलाएंगे प्रोविज़न फॉर एग्जम्प्टेड कैपिटल गेन। एग्जम्प्टेड का मतलब होता है टैक्स फ्री, आपका कैपिटल गेन टैक्स फ्री हो सकता है, मतलब आपको उस पर टैक्स ना भरना हो। तो कौन से ऐसे रास्ते हैं, कौन से ऐसे एजम्पशंस के सेक्शन हैं जिसके ऊपर आप अगर फ़ायदा कर लो, यानी कि आप वो पैसे कहीं इन्वेस्ट करो तो उससे आपको फ़ायदा मिल सके। ऐसा ही पहला कैपिटल गेन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है अंडर सेक्शन 54। सारे 54 वाले अलग अलग सेक्शन है, पर उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 54, यानी कि अगर सेक्शन 54 आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो कब अप्लाई होगा, कौन से कैपिटल गेन पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए देखो, एक फर्स्ट सेंटेंस है, कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी, एग्जम्पशंस कैन बी क्लेम्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, सेक्शन 54 कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, ध्यान से समझना। कैपिटल गेन अराइज और वी कैन से ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, क्या बेचा होना चाहिए आपने, अगर आपको 54 अप्लाई करना है, क्या बेचा होना चाहिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, और कहाँ पे इन्वेस्ट किया होना चाहिए, इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी सोल्ड एंड इन्वेस्ट इन हाउस प्रॉपर्टी। तब कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 54। ये चीज़ आपको पता चल गई, यानी 54 तभी आएगा जब आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल किया हो और सामने इन्वेस्टमेंट भी हाउस प्रॉपर्टी में किया हो। अब उसके लिए उन्होंने बहुत सारी कंडीशन बताई गई है, अगर पूरा सेक्शन समझना है तो कंडीशन भी समझनी ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन, द ट्रांसफरर इज एन इंडिविजुअल और HUF, जिसने बेचा है टैक्स पेयर वो कौन होना चाहिए, आइदर इंडिविजुअल आइदर HUF। ऐसा नहीं कि कंपनी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची हो, हाउस प्रॉपर्टी, और वो सामने नए घर खरीद रहे हो, कंपनी को ये लाभ नहीं मिल सकता, सिर्फ किसको मिल सकता है, इंडिविजुअल एंड HUF, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज द हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। भाई जो प्रॉपर्टी आपने बेची हो वो कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म, यानी 54 शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट के लिए आपको अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, असेट कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, द ट्रांसफरर हैज परचेज अनदर रेसिडेंशियल हाउस within a period of 1 year before or 2 years after the date of transfer or has completed the construction of another residential house property within the period of 3 years from the date of such transfer। most important condition, चलो मान लो आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेच दिया है और सामने नया घर खरीद रहे हो, तो जब भी ट्रांसफरर नया घर खरीद रहा है वो पीरियड कौन सा होना चाहिए, 1 साल बिफोर, यानी कि आज आपने प्रॉपर्टी बेची उसके 1 साल पहले, या फिर प्रॉपर्टी बेचने के 2 साल बाद का पीरियड होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कोई असेट सेल किया और मैं 10 साल के बाद नया घर खरीद रहा हूँ तो वो मुझे माइनस नहीं मिलेगा। मुझे नया घर कब ले सकता हूँ मैं,
1 साल पहले या 2 साल के बाद, जब भी प्रॉपर्टी बेची है उसके 1 साल पहले लिया होना चाहिए या फिर 2 साल के बाद। अगर मान लो कि मैं घर खरीद नहीं रहा हूँ, मैं अपना घर सिर्फ कंस्ट्रक्ट करवा रहा हूँ। कभी ऐसा होता है ना कि हमें रेडीमेड कोई घर पसंद नहीं आता, हम देखने जाए और वो घर हमें पसंद नहीं आए, तो ऐसी सिचुएशन में आप कोई घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो टोटल कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना होना चाहिए? हाँ, विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर मैं 5 साल तक कंस्ट्रक्ट करूँ तो मुझे माइनस नहीं मिलेगा। 3 साल तक आपका ऐसे कोई प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको कैपिटल गेन से वो माइनस मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, शायद आपके समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट जो रूल है सेक्शन 54, अ न्यू हाउस प्रॉपर्टी हैज़ बीन ट्रांसफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स has not been transferred within the period of 3 years from the date of purchase और अ completion ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो, आप अगर वो नया घर खरीद रहे हो, सपोज मैंने एक प्रॉपर्टी बेची और सामने नया घर खरीदा, तो जो न्यू हाउस है, हाँ सेंटेंस शुरू हुआ है न्यू हाउस, नया घर आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते विद इन द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अगर आपने नया घर कोई ख़रीदा है तो वो फिर नहीं बेच पाओगे। देखो, एक सीधी सी बात है, कोई लोग कैपिटल गेन से बचने के लिए क्या करता है, एक घर उन्होंने बेचा, नया घर खरीदा, फिर वो नया घर भी बेच दिया और फिर नया घर ले लिया। तो ऐसा आप कब तक नहीं कर पाओगे। आपने एक घर नया खरीदा है और उसका आपको माइनस मिला है, तो वो नया घर आप 3 साल तक फिर नहीं बेच पाओगे। सीधी सी बात है। अगर ऐसा कोई इंसान करेगा तो वो तो गवर्नमेंट को उल्लू बनाने जैसा है, और गवर्नमेंट ऐसे रूल्स बनाती है कि जिसमें आप ये फ़ायदा नहीं ले पाओगे। तो आपने अगर कोई नया घर खरीदा है एक घर बेचने के सामने, तो वो नया घर आप 3 साल तक ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। चलिए, सेक्शन 54 में एक वन लास्ट कंडीशन है जो आपको माइनस मिलती है। डिपॉजिट इन शेड्यूल बैंक इज ऑल्सो एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 54। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई स्कीम है, हाँ उसमें आप पैसे डिपॉजिट कर रहे हो। सपोज मुझे घर बेचने से 10 लाख का मुनाफा हुआ, फ़ायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ, उस 10 लाख को मैं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में पैसे डिपॉजिट कर दूँ ना, तो भी मुझे सेक्शन 54 का फ़ायदा मिल सकता है। तो ये आपको याद रखना है। इन शॉर्ट, सेक्शन 54 3 चीज़ों के लिए अप्लाई हो सकता है। घर के सामने आपने घर खरीदा हो, घर बेचने के सामने घर खरीदा। दूसरा, आप घर कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो, खरीद नहीं रहे हो, सपोज मैं घर बना रहा हूँ, तो भी आपको 54 का फ़ायदा मिलेगा। और तीसरा, अगर मैं वो पैसे सेंट्रल बैंक की स्कीम में डिपॉजिट भी कर दूँ तो भी मुझे 54 का फ़ायदा मिलेगा। तो ये फ़ायदा है। अब हम देखने वाला है लास्ट 54 में कितनी अमाउंट हमें एग्जम्प्टेड मिलेगी। अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन, सबसे पहला ए, if the amount of the capital gain does not exceed the cost of new house property, the entire gain would be considered exempted। देखो, आपका कैपिटल अमाउंट आपके नए घर से एग्जिस्ट ना हो यानी कि कम हो। सपोज कैपिटल गेन आपको कम हुआ है और आपके नए घर की कीमत ज़्यादा है, राइट। अगर मैंने नया घर 20 लाख में ख़रीदा है और मेरा कैपिटल गेन 10 लाख का है, तो नए घर का कीमत ज़्यादा है, राइट। कैपिटल गेन से नए घर का कीमत कैसा है? ज़्यादा है, यानी कैपिटल गेन का अमाउंट कम है, तो मुझे पूरा वैल्यू माइनस मिल जाएगा क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया है ना। इन शॉर्ट, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, कैपिटल गेन कम है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो पूरी वैल्यू माइनस मिल जाएगी। अब नेक्स्ट सिचुएशन इससे एग्जैक्ट उल्टा, नंबर बी, if amount of capital gain exceeds the cost of new house property, the excess of capital gain would be considered taxable। देखो, अगर आपका कैपिटल गेन ज़्यादा है, नए घर की कीमत से गेन ज़्यादा है, सपोज मेरा कैपिटल गेन है 10 लाख, जो अभी मैंने एज्यूम किया था, कैपिटल गेन आपका 10 लाख है और नया घर आपने 8 लाख में ख़रीदा है। कितने में ख़रीदा है? 8 लाख। कैपिटल गेन 10 लाख, नया घर की कीमत 8 लाख, तो आपका कैपिटल गेन ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 8 लाख ही माइनस मिलेगी ना। फिर 2 लाख ऊपर जो बचता है एक्सेस कैपिटल गेन, वो तो टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? इसको हम सब में भी समझने वाला है। जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। अभी आपने कैपिटल गेन का पूरा पीपीटी वर्क देखा हुआ है, उसमें जो भी चीज़ समझाई गई है मैं पूरा पॉइंट 1 मिनट में शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको। कैपिटल गेन जो हमारा चैप्टर है, कैपिटल गेन कैसे अराइज हो रहा है? असेसी जो है अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी असेट अगर वो बेच रहा है, एनी काइंड ऑफ असेट,
अगर वो सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो उससे जो प्रॉफिट अराइज होगा ना, उसी को हम बोलते हैं कैपिटल गेन। यानी कि आपके पास कैपिटल असेट होनी चाहिए जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, और वो भी प्रीवियस ईयर में की होनी चाहिए। तो ऐसी एसेट पे जब हम कोई गेन काउंट कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड कैपिटल गेन। और अभी मैंने बोला असेट दो तरह की है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और दोनों का कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से होता है। शॉर्ट टर्म को शॉर्ट टर्म की तरह, यानी कि उसको इंडेक्स अप्लाई नहीं करना है, और लॉन्ग टर्म असेट जब भी हम काउंट कर रहे हैं इसके ऊपर गेन, तो लॉन्ग टर्म में ऑलवेज इंडेक्स की इफेक्शन आती है, इंडेक्स का इफेक्ट आता है। तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों का कैलकुलेशन अलग तरीके से होगा। अब कैपिटल गेन कैसे काउंट किया जाता है, कैसे हमें पता चलेगा कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, तो उसके लिए हम अलग अलग सम काउंट करेंगे। जनरली आपको सारी असेट लॉन्ग टर्म ही दी होती है, शॉर्ट टर्म बहुत ही कम टाइम पूछते हैं। चलिए तो छोटू सम हमें स्टार्ट करना है। आपको व्हाट्सएप पे ऑलरेडी एक पीडीएफ सेंड किया गया है। अभी जो हम शॉर्ट एंड स्वीट सम समझ रहे हैं, जिसके काउंट करने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि कैपिटल गेन चैप्टर में हमें करना क्या है। तो पहले शुरुआत करेंगे छोटे छोटे सम्स के, और उसकी पीडीएफ आपको ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया है। तो आपके पास वो पीडीएफ कॉपी होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए और नोटबुक होनी चाहिए, उसके साथ ज्वाइंट हो जाओ। पीडीएफ में एग्जांपल नंबर 1 एकदम छोटू सम है, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए तो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1 रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑन 36/2018 श्री DVS हैज सोल्ड सम ऑफ हिज असेट अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ₹5,17,740 which were brought in December 1993 for 1,05,000. The fair market value of asset on 1/4/2001 was 1,68,000. फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा बताया गया है कि श्री DVS ने एक प्रॉपर्टी परचेस किया है। फर्स्ट ही लाइन में बताया गया है असेट परचेस किया उसने 5,70,740, जो उसने कब खरीदा था, 1993 में खरीदा था। और फिर उसके बाद उसकी एक फेयर मार्केट वैल्यू भी दिया है, 1/4/2001 का फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। फिर उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ 2 लाइन का, uncertain the taxability of capital gain arising on sale of asset for the assessment year 1920 taking into consideration for following cost inflation index। देखो आपको क्या काउंट करना है, अनसर्टेन टैक्सेबिलिटी, उसकी टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स भरना पड़ेगा, वो गेन की अमाउंट फाइंड आउट करो जिसके ऊपर उसको टैक्स भरना है। असेसमेंट ईयर कौन सा है चेक करो तो 1920, अभी तो कौन सा चल रहा है 2021, 2021 चल रहा है ना, यहाँ तो वर्ष 1920 है, यानी कि एक साल पुराना सम है। आपको सारी वैल्यूज एक साल पुरानी मिलेगी। इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कैपिटल गेन में जब भी हम इंडेक्स बदले, जब भी ईयर के साथ साथ इंडेक्स चेंज हो, तो इसका ये अर्थ होता है कि वहाँ पे हमें अमाउंट सारी चेंज करनी पड़ेगी, और वो मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते। तो कैपिटल गेन में क्या करेंगे, साल पुराने, इंडेक्स वही, कैलकुलेशन हम उसी ईयर के बेस पे कर लेंगे, पर इससे आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि हर साल ईयर बदलता है तो इंडेक्स चेंज होती है, आपका आंसर आ ही जाएगा। आपको तो इस साल पूरा इंडेक्स अपडेट करके दिया होगा, तो जो साल बोला है, इन शॉर्ट जो साल सम में अभी है वही साल लेके हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करें। आपको फिर नीचे 2001-2 की और 18-19 की इंडेक्स दिया हुआ है। 2001-2 की इंडेक्स 100 है और 18-19 की इंडेक्स 280 है। चलिए सम स्टार्ट करना है। सबसे पहला वर्क, कोई भी अकाउंटेंसी टैक्सेशन वगैरह का हम सम कर रहे हैं, हमारे पास DCDT में उसका पर्टिकुलर फॉर्मेट है। तो कैपिटल गेन के लिए पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर कर रहा हूं मैं। टेबल शोइंग, टेबल क्या शो करेगा, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल, कौन सा टैक्सेबल, टैक्सेबल कैपिटल गेन फॉर, किसके लिए फाइंड आउट कर रहे हैं हम, नाम क्या है, आई थिंक श्री दिव्येश, दिव्येश के लिए हम काम कर रहे हैं। तो श्री दिव्येश के लिए टैक्सेबल कैपिटल गेन हमें टेबल आंसर करेगा, और टेबल का फॉर्मेट आप देख सकते हो, 2 कॉलम उसमें प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहली कॉलम दैट इज पर्टिकुलर, एंड सेकेंड वाली कॉलम होगी वो होगी अमाउंट की कॉलम। ये मैंने ड्रॉ किया टेबल, पहला कॉलम पर्टिकुलर, दूसरा कॉलम अमाउंट। अब बारी आएगी असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर लिखना है हमें।
असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के लिए हमें पता है अभी कौन सा चल रहा है, पर सम में आपको कौन सा दिया है, चेक करो सम में असेसमेंट ईयर पहले दिया है, असेसमेंट ईयर कौन सा है 1920, अभी 2021 है, और फिर भी मैं सम में दिया हुआ ईयर ही लूंगा क्योंकि मुझे इंडेक्स बदलनी पड़ेगी और वो काम हम नहीं कर सकते। और आगे अगर इस हिसाब से जाओ तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा 1890, समझ रहे हो क्यों मैंने ये असेसमेंट ईयर लिया है, फिर से समझा रहा हूँ क्योंकि अंदर इसी साल की इंडेक्स दी गई होगी और अगर हम इंडेक्स चेंज कर देना साल के हिसाब से तो हमें कुछ वैल्यूज भी बदलनी पड़ेगी और वो कैलकुलेशन हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते। तो आपको जो साल सम दिया जाएगा उसमें इंडेक्स ऑलरेडी प्रोवाइड है, तो साल का आप कंफ्यूजन नहीं करोगे, आप इनफ मैच्योर हो। अभी मैंने असेसमेंट ईयर लिया है 1920 और प्रीवियस ईयर लिया है 1819 जो सब में प्रोवाइडिंग है। स्टार्ट करें कैलकुलेशन। अब छोटू सम है, टेबल ड्रॉ हो गया, अब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो सबसे पहले वैल्यू लिखी जाती है स्टार रेटिंग, टेबल ऑलवेज स्टार्ट होगा सेल वैल्यू से, सेल वैल्यू ऑफ असेट। अब चेक करो तो यहाँ पे असेट ही है क्या उसका कोई नाम है, अगर सेल वैल्यू ऑफ हाउस होता तो मैं लिखता रेजिडेंशियल हाउस, ज्वेलरी होता है तो मैं लिखता ज्वेलरी, सेल वैल्यू ऑफ ज्वेलरी, पर यहाँ पे नाम ही नहीं है असेट का, सिर्फ ऐसा बोला है कि असेट सोल्ड किया। अच्छा कितने में सोल्ड किया, फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन देखो, ऑन 36/2018 उसने कितने में बेचा, श्री दिव्यस हैज सोल्ड सम ऑफ हिज असेट, वैल्यू रुपीस लिखी, सेल वैल्यू 5,17,740 इतने में बेचा, सेल वैल्यू से शुरू किया और फॉर्मेट याद हो तो इसमें से एक और चीज माइनस होगी, सेल वैल्यू लिखने के बाद हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, नाम है सेल्स एक्सपेंसेस और वी कैन से ट्रांसफर एक्सपेंसेस है, समय चेक करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस या सेल एक्सपेंसेस जैसा कुछ है, ब्रोकरेज वगैरह अगर सेल के वक्त कोई पे किया हो, फर्स्ट पैराग्राफ कहीं पे नहीं है तो इसका मतलब ट्रांसफर एक्सपेंसेस या सेल एक्सपेंसेस है नहीं, तो अब आंसर क्या आएगा, यही नीचे रखो 5,17,740, इसको क्या बताएंगे हम, इसको बोलेंगे हम नेट सेल वैल्यू, ये आंसर आएगा उसको क्या बताएंगे, नेट सेल वैल्यू। चलो ये लिखा नेट सेल वैल्यू, शॉर्ट में उसको NSV कहेंगे। चलिए नेट सेल वैल्यू हमें आंसर मिल चुका है, फिर उसके बाद हम उसमें से अब जो लेस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेस करेंगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, पर क्या इंडेक्स अप्लाई करने के बाद माइनस करेंगे, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म। चेक करो तो ये असेट कब खरीदा है, मुझे दिख रहा है सेकेंड लाइन में, वेयर ब्रॉट इन दिसंबर 1993 फॉर ₹1,05,000, कब खरीदा है असेट 1993 में, बेचा कब है, फर्स्ट लाइन ही चेक करो तो फर्स्ट डेट 36/2018 यानी 1819 में बेचा, खरीदा कब 1997 और 1993, तो बहुत ही लंबा गैप है, अगर लंबा गैप है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, तो उसकी वजह से मैं यहाँ पे जो लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे, और एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, परचेज इंडेक्स, राइट, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से माइनस करेंगे। अब लेके जाएंगे उसकी कॉस्ट, उसका फॉर्मूला, तो असेट कब खरीदा है, सबसे पहले ईयर मेंशन करेंगे, 1993 में खरीदा है और 1993 में उसकी वैल्यू कितनी है 1,05,000, देखिए आपको 1,05,000, फिर उसके बाद एक और वैल्यू उसके साथ साथ उस फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखो, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस असेट ऑन 1/4/2001 वाज 1,68,000। अब आपको दिया हुआ है 1/4/2001 का मार्केट वैल्यू, तो दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि जब भी आपको सब में मार्केट वैल्यू दिया हो तो वो भी हमें कंसीडर करनी है, मार्केट वैल्यू कितनी है 1,68,000। अब चेक कंपेयर करो तो 1993 एंड 2001, जब भी आपको असेट 2001 से पहले दिया हो ना तो उसका मार्केट वैल्यू भी होगा, तो मार्केट वैल्यू एंड यहाँ पे खरीदा है वो वैल्यू, इसमें से कौन सा लेना है, तो विच एवर इज हायर इज टेकन। रूल क्या है, अगर असेट 2001 से पहले खरीदा गया हो और उसके 2001 की मार्केट वैल्यू दी गई हो, विच एवर इज हायर इज टेकन, तो इन दोनों में से ज्यादा कौन सी है ज्यादा, तो बोलेंगे 1,68,000, यही टेक ओवर करेंगे। और फॉर्मूला क्या है वो भी आपको बता दूं, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला ये रहा
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर ईयर की इंडेक्स ऊपर लेनी है। ये लिया मैंने ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स, थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखेंगे और नीचे लेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज ईयर। दैट मीन्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसफर यानी सेल अपॉन परचेज, ट्रांसफर यानी सेल ऊपर लेना है, नीचे लेना है परचेज ईयर के इंडेक्स। अब मेरे पास कॉस्ट है 1,68,000 और उसको मल्टीप्लाई करना है इंडेक्स। अब आपको इंडेक्स समझ में आनी चाहिए। ट्रांसफर ऑलवेज प्रीवियस ईयर में होगा। ट्रांसफर कब होगा? प्रीवियस ईयर में। चेक करो तो 18-19 के इंडेक्स कितनी दी गई है? ट्रांसफर ईयर के इंडेक्स 280, ये लिखा मैंने 280। अपॉन में लेना है परचेज ईयर इंडेक्स 2001 में, यहाँ पे हमने फेयर मार्केट वैल्यू लिया है तो 2001 की इंडेक्स आपको दिख रही है। 2001 की इंडेक्स कितनी है? 100 और ये बेस ईयर कहलाता है। 2001 क्या है? बेस ईयर, और बेस ईयर की इंडेक्स ऑलवेज 100 होती है। तो अब ये इंडेक्स अप्लाई करोगे 168 को 280 डिवाइड बाय 100 करोगे, आंसर मिलेगा 4,70,400। ये आंसर मिला। अब इसको जैसे माइनस करोगे आपको एक आंसर मिलेगा। कितना आंसर आएगा? 47,340। ये आंसर मिला। इसको क्या बताएंगे हम? इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तुरंत हमें कैपिटल गेन का आंसर मिल गया। कितना अच्छा फॉर्मेट है। सेल वैल्यू लिखो, उसमें से सेल एक्सपेंसेस माइनस करो, नेट सेल वैल्यू आएगी, नेट सेल वैल्यू में से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया, हमें मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यहाँ तक कभी किसी को कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होता, ये आप समझ सकते हो। पर अब इसके बाद आगे क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। सब में और कोई खर्चे थे नहीं, अदरवाइज इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस वगैरह होता तो मैं यहाँ पे उसको भी माइनस करता। जैसे ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया वैसे इंप्रूवमेंट भी माइनस करता, पर अभी है नहीं तो हमने डायरेक्ट आंसर लिखा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब समझने वाली बात है, जो ये सब में नहीं है फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी आप कैपिटल गेन आ जाए आपके पास, अगर ये बंदा जो दिव्येश है वो ये वैल्यू पे टैक्स भरना नहीं चाहता, अब कोई भी हो अपनी ये इनकम है उस पर वो टैक्स नहीं भरना चाहता, तो उसको क्या करना चाहिए? ये पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर देने चाहिए। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमें लेस करना होता। क्या लेस करते? ये क्या कहलाता है? एग्जम्पशन। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन करके हम यहाँ से माइनस करते। समझ रहे हो? अगर ये पैसे कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए और उसको इन्वेस्टमेंट माइनस मिलेगा, अलग अलग 3-4 एजम्पशन है, वो एजम्पशन माइनस करते और तुरंत हमें यहाँ पे कुछ आंसर मिलता। पर अभी कोई इन्वेस्टमेंट किया नहीं है उसने, तो एजम्पशन में डैश और यही वैल्यू नीचे आ जाएगी 47,340 और ये वैल्यू पे उसको टैक्स भरना पड़ेगा। नाम क्या आएगा? टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये हम उसी वैल्यू पे मिस्टर दिव्येश टैक्स पे करेगा। अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होता तो हम माइनस करते। समझ में आ रहा है? ये एकदम छोटू कैलकुलेशन है, छोटू समय में हमें यहाँ पे आपको सिखाए। नेक्स्ट लेक्चर में कैपिटल गेन से रिलेटेड और भी काम करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट। जय माता जी ऑल ऑफ यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.